Hello everyone. Welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. Welcome to our 6th session of Criminal Law जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Criminal Procedure Code 2. लास्ट क्लास में हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1 हुआ था, दैट इज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमने किए थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज सीआरपीसी, जिसका नाम चेंज होके हो चुका है BNSS. तो यहां पर हमने इसका पार्ट 1 किया था जहां हमने काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस किए थे. 144 सेक्शन क्या होता है, मैजिस्ट्रेट इनको कब लागू कर सकता है, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, वो सब हमने स्टडी किया. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होता है और एफआईआर, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप होता है किसी भी क्रिमिनल केस के लिए. तो एफआईआर को फाइल करने के क्या क्या प्रोविजंस हैं, जीरो एफआईआर क्या होती है, ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ टुडेज मॉड्यूल. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी इज इंपॉर्टेंट स्टेज, ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी कोई विटनेस अपना टेस्टिमनी देता है कोर्ट में, विटनेस जो भी अपनी गवाही देता है उसको टेस्टिमनी कहते हैं. जब भी वो कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी देता है तो वो कितनी रिलायबल है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा केस का वर्डिक्ट मैटर करता है. सो it is important for settling cases and punishing the criminals. During a witness examination, the police take the person's statement to proceed with the investigation. तो यहाँ पर witness के statements को record किया जाता है और पुलिस accordingly investigation में move करती है. However, the word statement is not defined under CRPC. According to it, statement is actually a proclamation or the explicit expression of anything in speaking in or writing. तो ऐसा नहीं है कि जो witness है वो हमेशा बोल के ही अपना testimony दे. ये आपका speaking form में भी लिया जा सकता है, मतलब it can be verbal as well and it can be written as well. बस वहां पर अगर वो written है तो witness के नीचे sign होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस particular witness ने ये statement दी है. सेक्शन 161 में सारे प्रोविजंस होते हैं जो बात करते हैं कि विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा. सो यहां पर इट अलाउज द पुलिस to give them the authority to ultimately interrogate the witness whenever they need to record the statement. और चाहे पुलिस यहां पर विटनेस को कॉल करे, चाहे उस विटनेस को कोर्ट में भी बुलाया जा सके, तो वहां पर उसको अपनी टेस्टिमनी देनी होती है. द मेजर गोल ऑफ दिस इवेंट इज दैट थ्रू आउट द ट्रायल दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल और अल्टीमेटली समझ में आता है कि परपेट्रेटर या अक्यूज्ड पर क्या क्या चार्जेस फ्रेम करने चाहिए. उसको मौका वारदात पे क्राइम करते हुए किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने सुना, ये सारे विटनेस की टेस्टिमनी इज very very important in a criminal case. विटनेस क्या होता है? सबसे पहले तो अब विटनेस के बारे में एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं. विटनेस एक ऐसा बंदा होता है जिसने इवेंट देखा होता है अपने आंखों से देखते हुए, स्पेशली अ क्राइम और एक्सीडेंट, हु टेस्टिफाइज अंडर द ओथ. आपने मूवीज देखी होंगी, आई एम श्योर. वो कहते हैं ना कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, उसके बाद भी झूठ बोल देते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली इसको ओथ कहते हैं. तो ओथ पे, क्योंकि यहां पर ये ओथ इसलिए दिलवाई जाती है कि इन केस अगर फ्यूचर में ये पता चल गया कि आपने कोर्ट में झूठ बोला था तो पनिशमेंट मिलती है फैब्रिकेटिंग या क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस की. तो ओथ पर यहां पर आपसे टेस्टिफाई कराया जाता है. विटनेस रिवील करता है जो भी चीज उसने क्राइम से रिलेटेड देखी है या जो भी उसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है क्राइम को लेके, अगर उसने बात करते हुए सुना, तो इस केसेस में यहां पर अकॉर्डिंगली जजमेंट डिलीवर होती है. समन किए जाते हैं विटनेस को बुलाने के लिए. ऐसा नहीं होता विटनेस खुद ही चल के आ जाएगा, खुद भी चल के आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी विटनेस को बुलाने के लिए समन्स इशू होते हैं और विटनेस को कोर्ट में हाजिरी लगा के अपनी टेस्टिमनी देनी होती है. So summon is frequently issued to the witness to make appear in court. Witnesses को ग्रुप किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में. Ultimately there are 3 kinds of witnesses. नंबर 1 इज द आई विटनेस. आई विटनेस वो होता है जिसने अपनी आंखों से क्राइम होते हुए देखा या अपनी आंखों से अक्यूज्ड को भागते हुए देखा. सपोजिटली आई विटनेस एक ऐसा लैंडलॉर्ड हो सकता है जिसने देखा कि उसका टेनेंट खून से लथपथ कपड़ों में रात को 3 बजे घर पे घुसा, उसके हाथ में एक खंजर था. तो यहाँ पर भी आई विटनेस बन सकते हैं. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्राइम को होते हुए देखने पर ही आई विटनेस बनेगा. कोई भी इंसिडेंट आपने क्राइम से रिलेटेड देखा तो उसके आई विटनेस आप बन सकते हैं, बशर्ते आपने अपनी आंखों से देखा हो. So this witness is frequently seen in untrustworthy. Sometimes obviously देखो, कभी-कभी लगता है कि यार विटनेस की बात पे लोग यकीन भी नहीं करते हैं, तो कोर्ट यहाँ पर प्रोसिक्यूशन क्रॉस क्वेश्चन करता है, दोनों लॉयर्स क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि विटनेस कितना सच बोल रहा है. However, if the numerous persons observe the incident with their eyes, lawyers will perceive the recurrence of the same event by the different witnesses.
नेक्स्ट होता है आपका एक्सपर्ट विटनेस। तो एक्सपर्ट विटनेस अगेन आपने सीरीज या मूवीज में डेफिनेटली देखा होगा कि एक्सपर्ट विटनेस में कोई ना कोई ऐसे डॉक्टर्स आते हैं, साइकियाट्रिस्ट आते हैं, या कोई भी जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आके बताते हैं कि मेरा ये मानना है कि ये वाला ब्लड सैंपल का डीएनए ऐसा है, या इसका डीएनए इससे डेफिनेटली मैच हो रहा है, या ये डीएनए ये कहता है कि जो ब्लड था उसमें ये वाला पॉइजन पक्का था, तो चांसेस हैं कि जिसके पास भी ये पॉइजन होगा शायद उसने मर्डर किया होगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस को बुलाया जाता है जो अपनी फील्ड्स में प्रोफिशिएंट होते हैं, और वो अपने गुणाकार, भागाकार और जोड़ाकार से विटनेस यहाँ पर कोर्ट में बनते हैं। तो दे आर नॉलेजेबल इन देयर फील्ड, इन देयर सर्टेन सब्जेक्ट्स, एंड देयर टेस्टिमनी इज कंसिडर्ड वेरी मच सुपीरियर। और ये जनरली स्पेशलिस्ट होते हैं, इट कुड बी फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड सो ऑन। साइकियाट्रिस्ट का रोल स्पेशली तब यूज होता है जब कभी भी कोर्ट में इंसेनिटी प्रूफ करनी होती है एज अ डिफेंस, तो वहां पर साइकियाट्रिस्ट का ये रोल होता है कि वो कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसको मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो साइकियाट्रिस्ट का भी काफी ज्यादा इसमें रोल रहता है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर विटनेस। तो कैरेक्टर विटनेस होता है, जैसे स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, ये कुछ कुछ वैसा ही है। कैरेक्टर विटनेस अक्सर ना वो बनते हैं जो अक्यूज्ड या जिस भी पर्सन के लिए विटनेस बनना है उसके आसपास के लोग। इट कुड बी द ऑफिस पीपल, अगर कोई स्कूल जा रहा है तो उसके प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। इट कुड बी अगर कोई इंसान कॉलेज जा रहा है तो उसके प्रिंसिपल, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आके वो ये देते हैं कि सपोजिटली अक्यूज्ड पर मर्डर का चार्ज है, तो ये हो सकता है कि कॉलेज से उसके प्रिंसिपल को बुलाया जाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए कि यहाँ पर मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि ये बच्चा इतना अच्छा था, को करिकुलर में भी बहुत अच्छा करता था, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करता था, मेरा ये मानना है कि शायद क्राइम इसने नहीं किया होगा। तो कैरेक्टर कैसा है अक्यूज्ड का, बस उसको थोड़ा सा शेप अप करने का काम होता है कैरेक्टर विटनेस का। तो दैट इज अबाउट इट। सो यहाँ पर उनकी रेपुटेशन, एक्सीलेंट कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसके लिए बुलाया है विटनेस को, टू रिकलेक्ट द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एथिक्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। विटनेसेस को यहाँ पर भी अगेन समन करके बुलाया जाता है। बट वन एस्पेक्ट इज मिसिंग, दैट द ट्रस्टवर्दीनेस। अगेन जैसा कि मैंने कहा, बहुत बार ऐसा होता है कि विटनेसेस की ट्रस्टवर्दीनेस पे क्रॉस क्वेश्चन की बात आती है, क्योंकि कभी कभी विटनेसेस झूठ बोलते हुए भी पकड़े गए हैं। सेक्शन 160 सीआरपीसी कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर विल बी इन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड टू अटेंड बिफोर हिमसेल्फ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज और हर ओन एडजॉइनिंग स्टेशन। तो यहां पर जो भी उनके स्टेशन जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन विटनेसेस को पुलिस बुला सकती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टेस्टिमनी विटनेस यहां पर देगा, द पुलिस हैज टू इंश्योर कि उसको राइटिंग में जरूर लें। पुलिस को अपनी राइटिंग में लिखना होता है, तो यहां पर जो भी रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट, ये पुलिस का ड्यूटी होता है कि उनको सारा का सारा टेस्टिमनी, सारा का सारा बयान की एक रिटन कॉपी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और वुमन शैल बी रिक्वायर्ड। और यहां पर जब भी विटनेसेस को कॉल किया जाता है, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में भी बुला सकते हैं विटनेसेस को, तो वहां पर एक बात होती है कि विटनेसेस के ट्रैवलिंग के कुछ भी, अगर अकोमोडेशन या ट्रैवलिंग, आपने बहुत दूर से विटनेस बुलाया है, सारे एक्सपेंस आपका कोर्ट उठाता है, जो सीआरपीसी लॉ में मेंशन है। और एक और बात है कि अगर विटनेस की एज है 15 इयर्स बिलो, मतलब माइनर है विटनेस, अगर वो 15 एज बिलो का है, 15 या 15 बिलो का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दे आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच द सच in which such male person or woman resides। तो जहां पर भी वो रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को उनके घर जाकर उनका स्टेटमेंट लेना हो, क्योंकि वहां पर हम ये देखते हैं कि माइनर है तो दे शुड नॉट ट्रैवल टू द कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन। तो वहां पर जहां उनका होम है, रेजिडेंशियल एरिया है, वहां से उनकी स्टेटमेंट ली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट विल बी बाय द रूल्स इन बिहाफ प्रोवाइड द पेमेंट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, सारे एक्सपेंसेस of the witnesses must be paid by the court. Next is section 161 of एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। तो पुलिस कैसे करती है, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इन दिस चैप्टर एंड पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब। तो जो रैंक प्रिस्क्राइब्ड है, सिर्फ उसी रैंक का ऑफिसर विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब अगर जो प्रिस्क्राइब्ड रैंक है, अगर आप उससे नीचे की रैंक में आते हैं जो पुलिस ऑफिसर, वो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
on the acting on requisition of such office will examine orally any person which is supposed to be acquainted with the facts and circumstances. Such person again shall be bound to answer truly. Obviously witness को सारी बातें सच सच बतानी है जो भी वो जानता है. Other than the question to which, ये important point है कि उनको ऐसे किसी क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं है विटनेस को जो कि विटनेस को खुद ही फंसा दे. तो मतलब सपोजिटली अगर पुलिस ऑफिसर विटनेस से ये पूछ रहा है क्या इस क्राइम में तुमने भी साथ निभाया था अपने दोस्त का, तो यहां पर अगर सपोजिटली हाइपोथेटिकली मानते हैं कि विटनेस ने भी साथ निभाया था, तो यहां पर उसको ये इस वाले क्वेश्चन का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. किसी भी विटनेस को ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं होती जो कि उसके खुद के लिए दिक्कत क्रिएट कर सके, उसके खुद पर पेनल्टी या फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ला सके. पुलिस ऑफिसर विल रिड्यूस इनटू राइटिंग, जो भी उन्होंने विटनेस का स्टेटमेंट लिया है उसको राइटिंग में लिखेंगे. एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट. तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, ये सब बाद में रिकॉर्ड्स कोर्ट में लगते हैं. कोई भी स्टेटमेंट 162 कहता है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस. यहां पर अगर पुलिस ने विटनेस का स्टेटमेंट लिया है तो यहां पर ये सेक्शन कहता है कि विटनेसेस को उसको साइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट की दी गवाही एक्चुअली सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होती है. तो यहां पर इस केस में पुलिस ऑफिसर ने उसको लिखा है इट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयरऑफ वेदर इन द पुलिस डायरी और अदरवाइज any part such statement record be used for any of the purpose in inquiry or trial of any offense under investigation when such statement was made. तो इस केस में अगर पुलिस डायरी में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उसको साइन करने की जरूरत नहीं होती है. Provided when witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing, any part of the statement is be used by the accused for the permission of the court. तो मतलब अगर यहां पर विटनेस को इसीलिए बुलाया गया है कि उसी पर केस होने वाला है, तो यहां पर ये इस सेंस में बोल रहे हैं कि पुलिस सपोजिटली कभी कभी थर्ड डिग्री का टॉर्चर भी करती है और किसी से लिखवा लेती है कुछ कुछ, वो पार्ट्स वो कभी मिसयूज ना करें. इसलिए बोला गया है कि अगर विटनेस को एज एन अक्यूज्ड बुलाया गया है यहां पर गवाही देने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए, तो विटनेस को वो चीज साइन करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट में दी गई बात, कोर्ट में दी गई गवाही विल बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. सेक्शन 145 in this manner of Indian Evidence Act, when any part of the statement is used, any part will be also be used in the re-examination. तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की भी स्टेज होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एक री एग्जामिनेशन होता है. तो जो भी टेस्टिमनी पुलिस रिकॉर्ड में दी जाती है वो एग्जामिनेशन के डिफरेंट स्टेजेस पर भी कोर्ट में यूज की जाएगी. Nothing in this section will be applied to any statements that fall into section 32. तो मतलब इसका मतलब ये कहना चाहते हैं सेक्शन 32 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उनमें जो भी स्टेटमेंट्स विटनेसेस देते हैं those must be duly signed. तो मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आपके इस सेक्शन में आएंगी वहां पर वो साइन करनी होंगी, लेकिन जो प्रीवियस सेक्शन में पड़ा है वो वाली स्टेटमेंट्स को साइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. Any omission to the state a fact or a circumstance is referred to may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context. अगर वो relevant information है तो उस केस में such omission occurs and whether any omission amounts to contradiction in the particular context shall be the question of fact. मतलब अगर कोई witness किसी relevant detail को omit करता है तो इट विल बी क्वेश्चनेबल टू द टेस्टिमनी. मतलब कि बहुत एक रेलेवेंट डिटेल थी, यहां पर विटनेस ने यही नहीं बताया कि उसने अक्यूज्ड को सुबह के टाइम, चाहे 5 बजे 6 बजे 7 बजे की सुबह के टाइम अपने घर में घुसते हुए देखा. उसने सिर्फ कहा मैंने घर में घुसते हुए देखा, उसने टाइम नहीं बताया. तो टाइम यहां पर जो था वो एक काफी रेलेवेंट डिटेल थी. तो अगर कोई भी रेलेवेंट डिटेल विटनेस ऑमिट करता है पर्पसफुली या कॉन्ट्राडिक्टरी, तो वहां पर उसके जो उसने टेस्टिमनी दी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या पता ये बंदा जेन्युइन भी ना हो. Now let's understand the FIR provisions जो कि मेंशन है सेक्शन 154 में. तो FIR के बारे में हम सभी जानते हैं, FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट.
और कभी भी किसी क्रिमिनल केस के लिए, कोई भी ट्रायल होने के लिए, कोई भी मैटर को कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने के लिए एफआईआर सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे ज्यादा फाउंडेशन स्टेप होता है। एफआईआर के बिना कोई भी क्रिमिनल केस में ना इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, ना इंक्वायरी शुरू होगी, ना ही ट्रायल शुरू होगा। तो सेक्शन 154 सीआरपीसी बात करता है एफआईआर के बारे में। 154 एफआईआर के बारे में होता है। यहां पर कुछ रूल्स हैं जो देखा जाता है कि कौन कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रिकॉर्ड की जाती है। इंफॉर्मेशन होती है यहां पर, अगर कोई भी इंसान आके एफआईआर दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर वही इंसान लिखवाएगा जिसके साथ क्राइम हुआ है। यहां पर किसी ने अगर क्राइम देखा है तो वो भी जाके एफआईआर करवा सकता है। तो अगर वर्बली देते हैं आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को, तो यहां पर ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रॉपरली सब कुछ, पूरी बात को लिखेंगे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उसको कहते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वहां पर वो पूरी बात लिखेंगे और बाद में उसके बाद साइन कराएंगे जिसने भी एफआईआर लिखवाई है। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ने बातें लिखी हैं, अब सामने वाला बता रहा है ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुलिस ऑफिसर लिखते गए, ये इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर से पहले पुलिस ऑफिसर सारी बातें जो लिखी हैं वो डिक्टेट करेंगे ओरली कि हमने ये चीजें मेंशन करी हैं। ये इसीलिए होता है, दो बातें हैं कि क्या पता कोई डिटेल मिस हो गई हो, तो वो वर्बली बताने के बाद विटनेस बोल सकता है कि नहीं यार, हाँ ये वाली बात रह गई, ये भी लिख लो। सेकंड, क्या पता कोई रेलेवेंट डिटेल पुलिस ऑफिसर से मिस हो गई हो लिखने में, या उन्होंने कोई डिटेल को गलत लिख दिया हो। सपोज टाइम लिखना था 6 बजे, उन्होंने गलती से लिख दिया 4 बजे। तो यहां पर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एफआईआर में साइन से पहले पुलिस ऑफिसर को पूरी रिपोर्ट एक बार वर्बली सुनानी होती है ताकि सिग्नेचर लिया जा सके। इंफॉर्मेंट मस्ट रिसीव द फ्री कॉपी। यहां पर ऑब्वियसली एक फोटो कॉपी इंफॉर्मेंट को भी मिलती है एफआईआर की, और एक एफआईआर की कॉपी जाती है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अग्रीव पार्टी में सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑल्सो, एसपी को भी भेज सकते हैं अगर जो मेन स्टेशन ऑफिसर है अगर वो डिनाई कर रहा है। इफ द स्टेशन ऑफिसर इज डिनाइंग इन फाइलिंग द एफआईआर, तो डायरेक्टली सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी आप जाके, एसपी इज अ रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर, वहां जाके आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। एसपी विल बी सैटिस्फाइड, अगर उनको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो खुद से भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, या अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप मैटर को शुरू करो, यहां पर इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट करिए। इन केस अगर कोई विमेन के साथ यहां पर कोई भी क्राइम होता है, और वो क्राइम स्पेशली अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जैसे कि यहां पर ये प्रोविजंस है, अगर वो ऑफेंस रेप रिलेटेड है, सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड है, हरासमेंट से रिलेटेड है, तो ये मैंडेटरी होता है कि उस केस में जो इन्फॉर्मेंट अगर वुमन है तो कोई ना कोई विमेन पुलिस ऑफिसर ही उस केस में एफआईआर को रिकॉर्ड करेंगी, क्योंकि ऐसी सर्टेन डिटेल्स होती हैं जो शेयर करने में दिक्कत होती है, जो एक औरत से ही शेयर कर सकती है। दैट इज वाई उस केस में वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेड बाय द इन्फॉर्मेंट हु रिपोर्ट्स द ऑफेंस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक मैटर में हेल्प आउट करती है, क्योंकि देखो आज एफआईआर लिखवाई है लेकिन मैटर को फाइल होते होते या ट्रायल को कंडक्ट होते होते साल भर हो गया, तो लोगों के दिमाग से वो जो डिटेल्स होती है वो धीरे धीरे डिलीट भी होने लग जाती है। जितना फ्रेश याद रहता है उतना ज्यादा आगे काम आता है वो केस में, उतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसीलिए एफआईआर का इतना मेजर सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है जहां बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और फैब्रिकेशन के चांसेस कम होते हैं। इट प्रोसीजर्स फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑन टाइम ये रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, ये पुलिस ऑफिसर के प्रोविजंस में है, बट इनको फाइलिंग करते हुए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करना मैंडेटरी होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि एक एफआईआर रिकॉर्ड करते टाइम पुलिस को ध्यान रखने होते हैं और एक इन्फॉर्मेंट को जो एफआईआर रिकॉर्ड कराना चाहता है। The first point, information जो है that should be related to the commission of a cognizable offense. So जब भी cognizable offenses होते हैं तो FIR को रिकॉर्ड किया जाता है। We have already studied the types of offenses. वहां हमने पढ़ा था कि cognizable offenses कौन से होते हैं, non cognizable offenses कौन से होते हैं। तो cognizable offenses के केसेस में हमेशा FIR को रिकॉर्ड किया जाएगा। It must be specific enough for the police to begin investigation. तो जैसे ही FIR रिकॉर्ड होती है उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर शुरू करती है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी अबाउट द कंडक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो मतलब किस तरीके से पूरा का पूरा वारदात हुआ, किस तरीके से पूरा ऑफेंस हुआ, ये सारे डिटेल्स एक एफआईआर के पार्ट में होने बहुत जरूरी हैं। इस केस में द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
is under section 154 any other police officer such the officer of anti-corruption police or the superintendent of police who is authorized by the subsection। तो 154 सेक्शन के अंदर ये मेंशन है कि कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स को अथॉरिटी दी गई है एफआईआर रिकॉर्ड करने की, तो वहां पर उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एफआईआर रिकॉर्ड करना उनके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। इट मस्ट बी द फर्स्ट कंप्लेंट, तो एफआईआर सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये फाउंडेशन स्टोन क्रिएट करता है, इसी के बाद ही सारा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू होता है, उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। तो ये एक सबसे बड़ा फाउंडेशन क्रिएट करता है एफआईआर of the offense of the police made in the view of acting in the manner described in the written documentation। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर must always be in the writing format, मतलब कि oral FIRs are not admitted in the court और उनको माना ही नहीं जाता। Similarly, there was a famous case of Soma Bai versus State of Gujarat, जहां पर एक ASI को रिपोर्ट मिली about the incident ओवर द कॉल। तो अगर टेलीफोनिक लेवल पर भी एफआईआर मिलेगी तो पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको रिड्यूस टू फुल राइटिंग में करें, जो डेजिग्नेटेड रजिस्टर है उसमें पूरा का पूरा एफआईआर को नोट डाउन करें और उसके बाद उस पे इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर भी होने जरूरी हैं। इट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, यस डेफिनेटली ऑलवेज रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए एफआईआर, और वहां पर इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर होने भी जरूरी है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस शायद अपनी पावर्स का मिसयूज करके किसी के भी अगेंस्ट एफआईआर रिकॉर्ड कर दे। तो जिस भी व्यक्ति ने एफआईआर को लिखवाया है, रिपोर्ट किया है, उस इंसान के वहां सिग्नेचर होने एफआईआर की कॉपी पे बहुत जरूरी होते हैं। Therefore, even if it's the first time, a coded anonymous oral communication sent over the phone cannot be considered an FIR। कि अगर एक anonymous कॉल आता है, पता ही नहीं किसने कॉल किया है, एक oral communication दी है ऑन कॉल, तो उसको FIR नहीं माना जाएगा। बट एक फेमस केस था तेहल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई टेलीफोनिक मैसेज आया है पुलिस इंचार्ज के पास पुलिस स्टेशन में, तो वहां पर अगर पुलिस को ये श्योरिटी है कि इंफॉर्मेंट जिसने ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दी है उस इंफॉर्मेंट के बारे में सारी डिटेल्स पुलिस को अगर पता है, तो उस केस में, और पुलिस को पता है कि अगर आज हम ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में इससे एफआईआर लिखवा रहे हैं तो हमें पता है कि ये किसने लिखवाई है और उसके बाद में सिग्नेचर भी लिए जा सकते हैं, तो उस केस में टेलीफोनिक एफआईआर को रिड्यूस टू राइटिंग करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। इट इज द इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन, जो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये बिल्कुल बेस स्टेप होता है एफआईआर किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का, एज अपोज टू द इंफॉर्मेशन दैट इज पुलिस रिसीविंग आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कभी सस्पेक्ट से, कभी अक्यूज से, या जो लोग अपनी टेस्टिमनी देते हैं इस तरीके से विटनेसेस से, लेकिन एफआईआर सबसे ज्यादा फाउंडेशन स्टोन फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आता है। रिगार्डिंग जो बाकी की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है उनके प्रोविजंस हैं सेक्शन 161 से 162। इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस और अनक्लियर, कभी भी कोई भी चीज एफआईआर में nothing should be unclear, everything has to be pristine and clear in an FIR। कोई भी चीज है, जैसे अगर यहां पर FIR में ये लिखवाया जा रहा है कि याद नहीं है कौन सी तारीख को एक क्राइम हुआ था, तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो FIR में क्लियर ना हो। Everything has to be as clear as a crystal in an FIR। So the purpose of FIR is just to set the investigation agency in motion। जैसे ही FIR लॉन्च कर दी जाती है पुलिस अपना नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ती है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर की तरफ मूव आउट करती है। इंफॉर्मेशन सब्सटेंस मस्ट बी पुट इन रिक्वायर्ड बुक, तो जो भी एफआईआर की बुक होती है, जो पुलिस रिकॉर्ड फाइल्स होती है, चाहे वो डायरी हो या पुलिस की एफआईआर बुक हो, उसी में एफआईआर रिकॉर्ड करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, मतलब व्हाट इज अल्टीमेटली द पर्पस, किस लिए इतना एफआईआर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, पर्पस क्या है इस एफआईआर को नोट डाउन करने का। तो पहला तो यही है कि जब तक एफआईआर नोट डाउन नहीं होगी क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं होंगी, ट्रायल शुरू नहीं होगा, ना ही इंक्वायरी ना ही इन्वेस्टिगेशन। तो एक तरीके से किक स्टार्ट देने के लिए केस को एफआईआर का होना बहुत जरूरी है। प्लस टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिड क्राइम एक्टिविटी, की एग्जैक्टली पूरा वारदात हुआ क्या था, पूरा घटना क्या हुई थी, वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि एफआईआर में होती है। टू इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि आगे जाके मैटर कोर्ट में जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म करना, जो भी रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं आगे मैटर को कंडक्ट करने के लिए, उनको पूरी वारदात जानने का पूरा हक है, अकॉर्डिंगली पूरा केस चलेगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। साथ ही टू सिक्योर एंड डिफेंड द अक्यूज्ड अगेंस्ट द एडिशंस और एनी चेंजेस इन द फ्यूचर, तो यहां पर एफआईआर थोड़ा बहुत अक्यूज के फेवर में भी एक बात
देती है। वो ये कहती है कि हो सकता है फ्यूचर में पुलिस कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें लिख दे या कोई इंक्वायरी के टाइम पे एक्स्ट्रा ऐसी बातें लिख दे जो कि एक्चुअली में हुई भी नहीं थी। एफआईआर में नहीं लिखा कि अक्यूज के हाथ में खंजर था, लेकिन बाद में पुलिस ने सपोजिडली अपने आप ही लिख दिया कि खंजर भी था उसके हाथ में। तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि एफआईआर में ये डिटेल मेंशन नहीं थी। तो अक्यूज्ड को फ्यूचर कोई इनजस्टिस से बचाने के लिए भी एफआईआर बहुत ज्यादा काम आती है। Whoever has the knowledge of the commission of an offense that is cognizable may disclose it to the police। तो जरूरी नहीं है जिसके साथ क्राइम हुआ है सिर्फ वही एफआईआर करा सकता है। किसी इंसान जिसने ये क्राइम होते हुए देखा है, जिसको भी कोई इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर ऑफेंस को लेके, तो वो भी जाके एफआईआर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेक्शन 154 ये कहता है कि पुलिस एक्ट 1861 में रूल्स हैं जिनको भी एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द हाई कोर्ट्स टू बी यूजिंग टू हाउ टू रजिस्टर एन एफआईआर। तो यहां पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा? नंबर 1, एक ऑफिसर इंचार्ज होता है हर पुलिस स्टेशन में, जिनको अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो भी क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उनको एफआईआर रिकॉर्ड करनी होती है। इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर वर्बली, तो यहां पर अगर ओरल इंफॉर्मेशन गिवन है तो पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी होगा कि वो उसको रिटन फॉर्मेट में अपने रिकॉर्डेड बुक में लिखेंगे और साथ ही इंफॉर्मेंट से साइन कराएंगे। इंफॉर्मेशन अगर राइटिंग में ही दी गई है तो तब भी, अगर ऑलरेडी किसी ने रिटन एफआईआर दी है, तब भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने रजिस्टर में, अपनी एफआईआर बुक में वो खुद दोबारा से पूरा का पूरा एफआईआर को लिखेंगे। इंफॉर्मेंट मस्ट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो इंफॉर्मेंट ने जो भी चीजें दी हैं, जिसने एफआईआर लिखवाई है, जो भी डिटेल्स उसने दी हैं, वो वेरीफाई भी करेगा सारी इंफॉर्मेशन को कि हाँ यही सब बातें मैंने लिखी हैं। दैट इज वाई नीचे सिग्नेचर कराया जाता है। पुलिस ऑफिसर इज नेक्स्ट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द पुलिस टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, मेन पॉइंट्स जो भी उनको बुक दी जाती है, जैसे कि स्टेशन डायरी, जनरल डायरी, रोज नामचारा, तो ये सब कुछ होते हैं आपके पुलिस स्टेशन में बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जहां पर एफआईआर को रिकॉर्ड किया जाता है। The information as it was documented in the aforesaid mentioned way will then be immediately delivered to informant a copy। तो एक कॉपी इंफॉर्मेंट को भी दी जाती है। The copy of FIR will be given to the informant as well। जिसने भी FIR लिखवाई है उनको भी एक एफआईआर की कॉपी मिलनी मैंडेटरी है एज पर द रूल्स ऑफ सेक्शन 154। कंटेंट्स क्या होते हैं एफआईआर के? एफआईआर रिकॉर्ड करते टाइम कौन कौन सी चीजें होती हैं जो जरूर मेंशन होनी चाहिए एक एफआईआर के अंदर? तो वो कुछ हैं आपकी, कंप्लेनेंट जिसने भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी है उसका नाम, साथ ही उसका एड्रेस, इंफॉर्मेशन ऑफ द इंसिडेंट, जिस दिन जिस तारीख पे पूरा का पूरा ये घटना हुई है उसका डेट, टाइम और प्लेस, कहां पर ये वारदात हुई, इंसिडेंट के एक्चुअल फैक्ट्स जो भी इंफॉर्मेंट को पता है, एग्जैक्टली जो भी फैक्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन उसको पता है कि क्या हुआ है। अगर किसी के बारे में ये पता है कि वारदात से जुड़े कोई लोग थे, किसी का कत्ल हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, अगर विक्टिम के बारे में कोई डिटेल्स पता है तो आइडेंटिटीज बतानी है, उनके डिस्क्रिप्शन बताने हैं, जो भी लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। साथ ही अगर किसी विटनेस के बारे में भी पता है तो उनकी डिटेल्स भी इंफॉर्मेंट को देनी जरूरी होगी। Who can lodge an FIR? Any person who has a knowledge, जैसा कि अभी हमने कहा कि जिसको भी पता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो जिनको भी इसके बारे में जानकारी है वो भी FIR करवा सकते हैं, विक्टिम्स भी FIR करा सकते हैं, कोई विटनेस भी FIR को करा सकते हैं। इस केस में द पुलिस ऑफिसर एफआईआर को लिखते हैं रिटन फॉर्मेट में, और जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सो अल्टीमेटली इस केस में कौन कौन, अल्टीमेटली हु आर द रिस्पॉन्सिबल पर्संस हु कैन एक्चुअली रिकॉर्ड एन एफआईआर? तो जिन्होंने ऑफेंस किया है वो खुद भी जाके, ऐसा होता है कि जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो जिन्होंने ऑफेंस किया है वो भी जाके एफआईआर करवा सकते हैं। जिन्होंने क्राइम को देखा है होते हुए वो भी एफआईआर करा सकते हैं। जिनको पता है कि क्राइम हुआ है, देखा नहीं है लेकिन पता है कि क्राइम हुआ है, कल को आज आपका दोस्त आपको आके बताता है कि मैं किसी का मर्डर करके आया हूं, तो आप भी जाके एफआईआर करा सकते हो। Someone who is in the possession of knowledge regarding the offense, जिसको भी पता है कोई भी नॉलेज या विक्टिम्स अगर हैं तो वो भी जाके एफआईआर करा सकते हैं। Now what is the zero FIR? जीरो एफआईआर स्पेशली मर्डर और रेप के केसेस में होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो हैं। इस केस में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट दे कैन एक्ट विदाउट कोर्ट्स परमिशन, क्योंकि जो ऑफेंस है यहां पर
क्विक जस्टिस और क्विक इन्वेस्टिगेशन डिलीवर करना होता है, तो प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए, क्विकली मूव करने के लिए पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्योंकि क्राइम जो है वो इतना ज्यादा सीरियस लेवल पे हुआ है, तो कोर्ट की परमिशन के बिना भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है अगर एक जीरो एफआईआर को लॉन्च किया गया है बिफोर इट इज हैंडेड टू द रेलेवेंट जुरिस्डिक्शनल स्टेशन। तो जीरो एफआईआर का यह मतलब होता है कि अगर सपोजिडली वारदात हुई है उत्तर प्रदेश में और आप हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली के पुलिस स्टेशन में भी जाके जीरो एफआईआर कर सकते हैं, जबकि ये दिल्ली पुलिस के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो उस केस में ये जीरो एफआईआर होगी जहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। ये स्पेशली उन ऑफेंसेस में जरूरत पड़ता है जहां पर क्विक एक्शन लेने की बात बहुत जरूरी होती है। takes into account the police station whose jurisdiction of the offense is under difficulty to get go। तो यहां पर ये पता है कि अगर यूपी जाके अभी इस टाइम पे करंटली एफआईआर लिखवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है विक्टिम के लिए, या जो भी पर्सन एफआईआर लिखवाना चाहता है, तो वो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके, इवन जो कि जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वहां पर जाके भी जीरो एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शनल स्टेशन में जाकर उस एफआईआर को ट्रांसफर करा दें। Police officials who disregard the registration of zero FIR will have to face the disciplinary action under section 166A। तो अगर जीरो FIR को रिकॉर्ड करने से कभी भी कोई पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस ऑफिसर मना करता है, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 166A। सो दिस वॉज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े हैं रिगार्डिंग द जीरो एफआईआर एंड एवरीथिंग। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ये करना है कि पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है, अपने मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, जो कि लॉ क्वेस्ट ओलेट बैच के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए आपको पीडब्ल्यू ऐप को इंस्टॉल करना होगा, अपना बैच नेम सेलेक्ट करना होगा, वहां पर आपके पास मॉक सॉल्यूशंस अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और बहुत सारी डीपीपीज, दैट इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपके लिए अवेलेबल होंगी, जो आपको एक्चुअली प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करेंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको आपके ओलेट एग्जाम्स में। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।